हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का 13 सितंबर 2015 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। इसका पार्ट 2 वीडियो है, इसका एक वीडियो पार्ट 1 हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा उसको पहले देख लीजिए। तो हम लोग चलते हैं, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। आप संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम के लिए आप इस हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं तथा इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और वहां से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम के लिए बेहतरीन कंटेंट, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है। तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें और लोगों तक शेयर करें। हम लोग चलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेट से, जहाँ पे हमने एंड किया था। 13 क्वेश्चन हो गए थे पिछले वीडियो में, आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। तो निकालेंगे कैसे, देखिए कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो गई। अगर हम मान ले पहले धनराशि 1 थी, मान लेते हैं मूलधन पहले 1 था, तो अब क्या हो गया, मूलधन बढ़ के कितना हो रहा है, 2 रुपया हो रहा है। मूलधन पहले 1 था तो अब कितना हो गया, मिश्रधन यानी कह सकते हो कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना मिलेगा, आप कहोगे जी हमें ब्याज मिलेगा 1 रुपया। और फार्मूला सभी को पता होगा, एसआई बराबर होता है PRT/100। एसआई का मान क्वेश्चन में दिया है 1, पी का मान 1 है, आर का मान आपको नहीं पता, टी का मान दिया है 10/100। आर बराबर कितना हो जाएगा, 10%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आप पहले क्या करो, मूलधन मान लो 1 रुपया, तो बढ़कर कितना हो गया है, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी 1 से हो गया 2। तो 1 से 2 हो गया, क्यों हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज 1 रुपया और मिल जाएगा। तो साधारण ब्याज का मान 1 रुपया ले लो, मूलधन आपका 1 रुपया था, आर का मान नहीं पता, टी का मान 10 दिया था बटे 100, और आर बराबर कितना हो गया, 10%। इस प्रश्न का आंसर हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 30% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है तो मूल संख्या कितनी है। आप देखो कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 100, अगर इसमें 8% जोड़ेंगे तो यानी 8 जोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 108। और इसी संख्या में यदि हमको 3% घटाना हो तो उसमें 3 घटाएंगे कितनी होगी, 97 होगी। इनका अंतर कितना आएगा, आप कहोगे इनका अंतर 11 का आएगा। यही अंतर क्वेश्चन में आपके 407 के बराबर दिया था। जो 11 यूनिट का अंतर आ रहा है यहाँ पे, इस यूनिट का अंतर क्वेश्चन में दिया है 407 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 11 तियाई 33, 11 सतह 77, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 37। फिर से समझिए, किसी संख्या में 8% जोड़ने से कितनी हो गई संख्या, 108। 3% घटाने से कितनी हो गई, 97। इनके बीच का अंतर क्वेश्चन में 407 दिया है, हमने यूनिट का अंतर निकाला, कितना हुआ, 11। 11 का मान क्वेश्चन में 407 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान 37 हो गया। आपसे पूछा है मूल संख्या कितनी होगी, मूल संख्या तो हमारी 100 थी, तो 100 का 37 से गुणा करा दो, आपका आंसर हो जाएगा 3700। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। देखो एक त्रिभुज है हमारा, पहले अब मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बनाया, इसको ध्यान समझिएगा। मैंने कल ही एक चीज़ आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपको 5, 12, 13 का जब भी रेशियो होगा तो आपको क्या जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 13 होती है, क्वेश्चन में आपको 13 दिख गया है तो आप समझ लो 5 और 12 होगा। ठीक है, ट्राई करना होगा हमेशा आपको 5 और 12 को एग्जाम में जल्दी करने के लिए। अगर ट्राई करने नहीं होता तो बात अलग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने मान लो 5 और 12 ले लिया, परिमाप 30 होना चाहिए। क्या परिमाप 30 आ रहा है, तो 5, 12, 17, 13 कितना हो गया, 30, यानी परिमाप आपका 30 आ गया। यानी पहली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। तो देख लेते हैं, 1/2 क्षेत्रफल कितना होगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है आपका 12, ऊंचाई है 5, यहां से काटेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। ये दोनों चीज़ें हमारी सेट हो गई। जब हमारा परिमाप भी सही आ रहा है, क्षेत्रफल भी सही आ रहा है, तो यानी हमने जो भुजा मानी थी ये हमारा पूरा का पूरा सही है। तो पूछा है सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, अरे जब भुजा आपकी सही हो गई, सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपको ए दिया हुआ था, ए ऑप्शन दिया था 5 सेंटीमीटर, इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया 1 माह हो तो ब्याज वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया, यानी अगर आप मूलधन 100 रुपया 1 रुपया हो तो यानी 100 पैसा। 1 रुपया मतलब कितना होता है मूलधन, 100 पैसा। आपको कहता है साधारण ब्याज कितना होगा, 1 पैसा होगा। तो साधारण ब्याज हमने कितना ले लिया, 1 पैसा। ठीक है, इतना मिल रहा है, प्रति माह मिल रहा है। तो आप हमेशा याद रखना, टाइम को हमेशा ईयर में बदल दो तो 1/12 हो जाएगा। 1/12 ईयर टाइम हो गया। आपको मूलधन हमने माना 100 पैसा, साधारण ब्याज मिल रहा है 1 पैसा और टाइम हो गया 1/12। तो रेट क्या होगा, आपको दर पूछा है तो एसआई बराबर होता है PRT/100। सभी को पता होगा PRT/100। तो एसआई 1 है, P का मान आपको 100 दिया है क्वेश्चन में, R नहीं पता, T का मान 1/12 है, गुणे आपका 100 होता है, 100 से 100 कट जाएगा, R का मान आ जाएगा आपका 12%। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, दर हो जाएगी 12%, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलें। कहता है एक ट्रायंगल ABC में यदि कोण A 90 है, एक ट्रायंगल ABC में यदि कोण A आपको 90 दिया है, हमने मान लिया 2 साइडें और ले लिया B और C। याद रखना, एक कैपिटल A जहाँ ये साइड लेते हो एंगल, इसके सामने एक साइड स्मॉल a होती है, इसके सामने एक साइड स्मॉल b होती है, इसके सामने एक साइड स्मॉल c होती है। ऐसा जरूरी नहीं माने, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार मान लेते हैं, ठीक है। और ऐसा सभी करते आए हैं तो इसलिए हम भी करते रहते हैं, बाकी ऐसा जरूरी नहीं आप यही मानो। तो अब आपको क्या दिया है, a बराबर 25, a बराबर 25 दिया है तो a बराबर कितना हो गया 25। देखो उसी हिसाब से वैल्यू भी सेट की जाती है। b बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, तब b बराबर कितना हो गया 7 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब जब b बराबर 7 हो गया, a बराबर 25 हो गया, तो आपको ट्रिपलेट आना होना चाहिए 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट। 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप आसानी से कर देते, बता देते ये साइड कितनी होगी 24। और अगर नहीं याद है तो आपको मैं कुछ ट्रिपलेट बता रहा हूँ, इनको याद कर लेना। जैसे होता है 3, 4, 5, 7, 24 पहले लिख दिया है, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 10, 24, 26, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जिनको आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अब देखो हमको 7 दिखा, 24, 25 दिखा, 7 दिखा और 25 दिखा, तो हमको पता चल गया अगली साइड कौन सी होगी 24 होगी। इसी तरह आपको जैसे 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो आप बता दोगे डायरेक्ट अगली साइड कौन सी होगी 10 होगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया। अब आपसे पूछा है tan b का मान, देखो b यहाँ पे आपने लिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, b आपने यहाँ पे लिया है। b के सामने साइड कितनी है 7, और tan का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए क्या होगा 7 होगा, लंब कितना होगा 7 होगा, आधार कितना है 24 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/24। क्योंकि tan के केस में वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका यहाँ पे 7 था, आधार 24 था, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 7/24। इस प्रश्न का आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। याद रखिएगा, एक चीज नोट डाल के आप लोग जरूर नोट कर लेना। यदि आप सभी प्रेक्षणों में किसी एक संख्या से गुणा कराते हो, किसी एक संख्या से गुणा करते हैं, तो मानक विचलन भी उतना ही गुना हो जाता है, ठीक है। मानक विचलन भी उतना ही गुना हो जाता है। कहने का मतलब जैसे 50 प्रेक्षणों का मानक विचलन कितना था 8 है, 50 प्रेक्षणों का मानक विचलन 8 है। अगर आप सभी प्रेक्षणों में यानी जितने भी प्रेक्षण है सभी में 2 से गुणा कराओगे तो मानक विचलन में भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16। आप जब माध्यमाधिका बहुलक वाला चैप्टर पढ़ते हो तब वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिलहाल आप आंसर के लिए समझिए कितना हो जाएगा 16। जब भी आप कभी प्रेक्षणों में किसी एक संख्या से गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 10 से गुणा कर दिया जाए, 20 से गुणा कर दिया जाए, तो मानक विचलन में भी उतना ही गुना हो जाता है। तो यानी मानक विचलन में भी गुणा हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूर चलता है। देखिए 2/11 भाग
और 17/22। ऐसे देखे तो हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप आसान बनाओ कैसे। अगर यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे हम 22 कर दें। अगर 22 करोगे तो क्या करोगे, 2 से गुणा कराओगे। 11 गुणे 2 22 होता है, तो ऊपर भी 2 था तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो गया। यहाँ पे जो आंसर आ गया आपका 4/22। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17/22 था, यहाँ पे कितना आ गया, 4/22 आ गया। अब क्लियर हो गया। आप देखो आसानी समझ जाओ। ऐसे आप पहले जाते हो कितना, ट्रेन द्वारा। ट्रेन से कितना जाते हो, सफ़र करते हो, ट्रेन से सफ़र करते हो। टोटल अगर हम लोग 22 मान लें, टोटल हमने लिया कितना 22, तो 22 में ट्रेन से सफ़र किया आपने 4। बाकी कार द्वारा सफ़र करते हो, कार द्वारा आपने सफ़र किया 22 में से 17 भाग। ठीक है, टोटल कितने हो गए, टोटल तो आपने सफ़र कर दिया 21 और थे कितने 22, यानी शेष कितना बचा होगा, 1 यूनिट। शेष 1 यूनिट बचा होगा। ये यूनिट मानते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो शेष 1 यूनिट बचा। और यहाँ पे क्वेश्चन में बचा कितना था, 1 किलोमीटर ही तो बचा था, यानी 1 यूनिट का मान ही क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर। अगर 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में 1 किलोमीटर है तो कितनी दूर जाता है टोटल चल करता, आपका बताओगे वह टोटल कितनी दूर चल के गया, 22 किलोमीटर। तो 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 22 यूनिट ही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको करना भी नहीं था। तो आंसर कितना हो गया, 22 किलोमीटर आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यक्ष के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। देखो बहुलक का मतलब देखो नाम से ही ऐसे दिखाई देता है जैसे जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे। ठीक है, बहुलक 27 यानी 27 को सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में है 27। ठीक है, बाकी किसी के लिए कोई वैल्यू हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको कहता है बहुलक 27 होगा, इसके लिए यक्ष का मान तो 27 होगा, श्योर है। ठीक है, यक्ष का मान 27 होगा, ये डन है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कुछ करना भी नहीं था, आप डायरेक्ट बता देते। लेकिन अब हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो 27 की संख्या क्वेश्चन में कितनी दी है, 3। 26 ट्राई करते हैं, 26 संख्या 1 2 और 3। 25 की संख्या आपको मिल जाएगी 1 2 और 3। सब कुछ हो गया। अब बचे क्या, 23 और 24, इनकी संख्या बहुत कम है। नहीं, अब देखो ऐसे में तो आप बता नहीं सकते हो बहुलक कौन है। 27 भी बराबर है, 26 बराबर है, 25 बराबर है। लेकिन अगर 27 को बहुलक बनाना है तो आपको क्या करना होगा, 27 को यक्ष की जगह 1 और 27 दे दें तो 27 की संख्या 4 हो जाएगी और यही आपका बहुलक यानी मोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। बहुलक यानी कितना होगा, 27 होगा। यक्ष का जो मान है क्वेश्चन में वह आपका होगा 27। अगला कहता है क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारता है। ठीक है, व्हाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी एज्यूम द फ्रीक्वेंसीज आर। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, आखिर क्या होगी, बारंबारताएं क्या दिखाती हैं। तो याद रखना ये आपका वही क्वेश्चन है सांख्यिकी का। ठीक है, आंकड़े। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या करते हो, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित हों। ठीक है, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित हों। वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है, वर्गों के निम्न सीमाओं पर केंद्रित है, वर्गों के ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं सही होंगे। क्यों नहीं सही होंगे, आपकी बारंबारताएं क्या दिखाएंगी, आपके वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं। ठीक है, यानी वर्गों के वर्ग अंक कितने हैं उस पर डिपेंड करता है उसकी बारंबारताएं कितनी हैं। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी जब आप ये चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगा क्यों आखिर ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है, एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है, यानी पुरुष महिला और बच्चे 3 लोग हैं यहाँ पे, पुरुष महिला और बच्चा। ठीक है, नहीं एक लड़का है। अब इसमें क्या दिया है, कहता है लड़के से महिला पहले 2 गुना तेज है, तो पहले बच्चे से इस महिला को, यानी लड़के यहाँ पे कर लो, इस लड़के से महिला को 2 गुना तेज कर देते हैं। यानी लड़के की क्षमता अगर 1 काम करने की होगी तो महिला कितनी करेगी, एक दिन में 2 काम करेगी। अब कहता है एक पुरुष महिला से 2 गुना तेज है, तो महिला अगर एक दिन में 2 काम करती है तो पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 4। ये उनकी हो जाएगी इफिशियंसी यानी क्षमता। यानी इनकी क्षमता कितनी निकल गई, पुरुष का क्षमता है एक दिन में 4 काम करने की, महिला की क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, और बच्चे की क्षमता है लड़के की एक दिन में 1 काम करने की। यदि अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में ये सभी कितना काम करेंगे, 4 2 6 1 7, यानी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में ये लोग 7 यूनिट कार्य करेंगे। और ये लोग काम कितने दिन में पूरा करते हैं, मिलकर 4 दिनों में करते थे। यानी टोटल काम इन्होंने कितना किया होगा, 7 चौके 28 कार्य।
इन लोगों ने मिलकर 28 कार्य किया होगा। आपसे पूछता है एक लड़का अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो एक लड़के की क्षमता एक दिन में कितना कार्य करने की है, एक कार्य कितना करना है 28, तो यानी लड़के को लगेंगे कितना 28/1 बराबर 28 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 28 दिन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था, 28 दिन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और मध्यिका का योगफल कितना होगा। देखो माध्य निकालने का मतलब माध्य सिर्फ औसत होता है, यानी सभी को आप क्या करो जोड़ दो, 1 + 6 + 8 + 3 + 2 बाई कितना होगा 5, 8 6 14, 1 15, 3 18, 2 20। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 8 6 14, 14 5 कितना होगा 19, 1 कितना हो गया 20, 20/5 करोगे आपका आ गया माध्य 4। अब मध्यिका निकालने के लिए पहले संख्याओं को आपको आरोही क्रम में करना होगा। आरोही क्रम में करते हैं 1 2 3 6 और 8। इसके बाद में जो मध्य की संख्या होती है वही हमारी मध्यिका होती है। तो मध्य की संख्या यहाँ पे कौन सी थी, 3 थी, यहाँ पे मध्यिका 3 हो गई। और अगर आपका यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे सारी संख्याएं होती है यहाँ पे 6 अंक होते हैं, ठीक है, जैसे 5 है यानी डिजिट ऑड है, अगर यहाँ पे डिजिट आपके जो आपके नंबर हैं ये इवन होते हैं तब आप क्या करते हो तो बीच वाले दोनों जोड़ के बाई 2 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता। यहाँ पे कितना हुआ 3 हुआ, यहाँ पे कितना है 4 है, यानी पूछा है माध्य और मध्यिका का योगफल कितना होगा, तो माध्य और मध्यिका का योगफल कितना होगा 7 होगा। इस प्रश्न का आंसर हो गया 7। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस पेपर की ये आखिरी क्वेश्चन है, कहता है 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए 60 लीटर में आपका यहाँ पे पहले दिया था एसिड और वाटर, एसिड और वाटर 2:1 था। अगर 2:1 का मतलब होता है टोटल 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 60, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 20 होगा। ये एसिड 2 यूनिट था, यानी अगर 1 यूनिट का मान 20 है, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40। एसिड का मान हो गया 40, वाटर आपको 1 यूनिट दिया था 20 हो गया। अब आपको कहता है कितना पानी मिलाया जाए कि 1:2 हो जाए। देखो एसिड तो एसिड है ही, जो 40 है वो तो रहेगा ही, निकाला तो जा नहीं रहा जा रहा है ना, तो मिलाया जा रहा है 40 ही रहेगा। लेकिन जो पानी की मात्रा है एसिड का डबल हो जाए, यानी 1:2 हो जाए, इससे बढ़कर कितना हो जाए डबल हो जाए, यानी अगर ये 40 है तो कितना हो जाए 80 हो जाए। आप कह सकते हो पानी कितना मिलाना था 60 मिलाना था, ठीक है। यहाँ पे 60 लीटर पानी मिलाओगे जब, तो यहाँ पे 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा 80, और इनका रेशियो भी कितना आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पे 60 लीटर आपको पानी मिलाना होगा, और 21 ऑप्शन में दिया था, बी ऑप्शन में आपको दिया था। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा बी। इस तरह से हमने लेखपाल के 13 सितंबर 2015 को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का उसका सॉल्यूशन देखा। अगले वीडियो में हम लोग आपका जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।